Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to begin with the 9th lecture of the Ecology and Environment series. In the last lecture we did about the various types of ecosystem. मगर कुछ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स रह गए थे टाइम क्रंच की वजह से, तो आज पहले हम उन इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स के बारे में देख लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो पहले हम स्टडी इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम और कोरल इकोसिस्टम को देख लेंगे और फिर बायोडाइवर्सिटी को शुरू करेंगे। तो मेन जो हमारा कंपोनेंट्स होगा आज का, ये सब इकोसिस्टम्स जो बचे हुए थे, और फिर जो है हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का, किसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या मैग्नीट्यूड है बायोडाइवर्सिटी का, कितना बायोडाइवर्सिटी इस वर्ल्ड में है। उसके बाद लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे कि क्या है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमें स्टडी करते हैं तो किस किस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। फिर ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कैसे चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह में जो बायोडाइवर्सिटी की चेंज होती है वो किस पैटर्न पे होती है, किस अकॉर्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर हम यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी देखेंगे अगर टाइम बचा तो ये सारे हमारे आज के कंपोनेंट्स होंगे टॉपिक के, राइट। लास्ट तक जो हमने किया है उसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को भी। क्या हैवी मेटल्स को, हाँ, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि हैवी मेटल्स को अपने अंदर ये करते हैं और उस तरीके से हम जो है सॉइल के पॉल्यूशंस को भी हम प्रिवेंट करते हैं। तो वो भी कई सारे प्लांट्स होते हैं जो वेटलैंड्स में हो जाते हैं, या इसको जानबूझ के हम लोग उसको प्लांट करते हैं उसमें, ताकि जो भी सॉइल के हैवी मेटल्स होंगे वो एक्सट्रैक्ट होकर प्लांट बायोमास में इम्बेड हो जाए और फिर उसको हम काट के और उसको निकाल लें इकोसिस्टम में से। तो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ द वेटलैंड इकोसिस्टम, जिसमें कि हम जनरली इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, राइट। अब जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम बात करेंगे ना, तो आगे हम अभी पॉल्यूशन एक चैप्टर पढ़ेंगे, पॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम जो है वाटर पॉल्यूशन देखेंगे जब, तो उसमें ये सारे कंसेप्ट्स हम देखेंगे किस किस तरीके से हम वाटर को, लैंड को, पॉल्यूशन, उनके पॉल्यूटेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहां जो है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन जो होता है, मतलब प्रिवेंशन, तो उस कन में हम ये सारे कंसेप्ट्स देखते हैं कि किस तरह के प्लांट्स को यूज करते हैं हम सॉइल के वो पॉल्यूटेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम इन आवर कंट्री है, इसलिए क्योंकि हमारा एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है। आपको पता है कि इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है, बहुत लंबा कोस्ट लाइन है हमारा, लगभग 7500 किलोमीटर का। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम जो कि कोस्टल रीजन्स में जनरली होता है वो मैंग्रोव्स होता है, ठीक। तो इसीलिए मैंग्रोव से बहुत बार क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं या आगे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसका एक कारण है कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि एक लार्ज चंक ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है वो कोस्टल रीजन में बसा हुआ है, और जो भी पॉपुलेशन हमारे कोस्टल रीजन्स में बसे हुए हैं वो इस्चुराइन और मैंग्रोव इकोसिस्टम पे काफी डिपेंडेंट है। लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लोकल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये सब जो है मैंग्रोव्स और इस्चुराइन इकोसिस्टम पे है। तो ये हमारे लिए मात्र एक इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस तो है ही, साथ साथ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक। और ये हो गया हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम का मेन रीजन। अब हम बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मैंग्रोव इकोसिस्टम का, राइट। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा लिटोरल। ये जो होता है एक लिटोरल प्लांट है। लिटोरल मतलब, लिटोरल का मतलब यस, मार्सी एरिया, मतलब कि लैंड से वाटर, डीप वाटर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लिटोरल बोलते हैं, जहां रूटेड प्लांट्स होते हैं। और पूरा रीजन जो है वो क्या होगा, फोटिक जोन होगा। जैसे ये लैंड हुआ, यहां से वाटर स्टार्ट हुआ, तो ये जो रीजन होता है इस रीजन को हम बोलते हैं बिटवीन डीप वाटर एंड लैंड, इसको लिटोरल रीजन बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बायोप्रोडक्टिव रीजन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये सबसे पहला है कि ये लिटोरल प्लांट होता है, डीप वाटर में नहीं पाया जाता है, लैंड में नहीं पाया जाता है, दैट ग्रोज इन ब्रैकिश वाटर। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका होता है कि ये ब्रैकिश वाटर में होगा, ये फ्रेश वाटर में नहीं होगा, कंप्लीट सलाइन वाटर में नहीं होगा, इट रिक्वायर्स ब्रैकिश। ब्रैकिश मतलब 5 से लेकर 35 का आपका सैलिनिटी होना चाहिए इसके लिए, राइट। तो इसलिए ये कोस्टल रीजन्स में होता है। तीसरा इसका फीचर होता है कि ये एवरग्रीन प्लांट होता है। एवरग्रीन प्लांट होता है मतलब कि इसमें डेसिडुअस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है कि पूरा पत्ते झड़ गए फॉल के टाइम में। तो दिस इज एवरग्रीन प्लांट, और ये ज्यादातर टाइम शेल्टर्ड सोर्स में होता है। शेल्टर्ड सोर्स जो वो सोर्स को बोलते हैं जहां बहुत ज्यादा साइक्लोन या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है।
तो वैसे है शेल्टर्ड सोर्स में ज्यादातर ये होता है, और बहुत ज्यादा सिल्टेशन होता है तो वहां पे ये पाया जाता है। इसके लिए हाई सोलर रेडिएशन चाहिए, मैंग्रोव्स के लिए हाई सोलर रेडिएशन चाहिए, और यही कारण है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही मेनली पाया जाता है। बहुत हायर लैटिट्यूड्स में मैंग्रोव्स वेजिटेशन नहीं पाया जाता है कोस्टल रीजन्स में, तो इसलिए ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में चाहिए, बिकॉज इट रिक्वायर्स हाई सोलर रेडिएशन। और डीप सिल्टेशन बाय द रिवर्स जो होता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके ग्रोथ के लिए। मतलब रिवर्स जहां सिल्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लेके आती है तो वहां जो उसके सिल्टेशन से जो सॉइल बनता है दैट इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव्स। तो इसलिए ये डेल्टा रीजन में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इंडियन कोस्टलाइन में देखोगे तो डेल्टा रीजन में सुंदरबन डेल्टा में ह्यूज अमाउंट ऑफ मैंग्रोव्स ब्लॉक है। आपको गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो है वहां पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, महानदी डेल्टा पे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो भी डेल्टा रीजन होता है ना वहां बहुत ज्यादा ये ग्रो करते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव्स। अभी आगे उसके बाद हम देखेंगे कि इसके फीचर्स कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये तो एक बेसिकली लोकेशन देख लिए कि कहां कहां बेस्ट वो ग्रो करता है, किस तरह के कंडीशंस में होता है। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ये फिजियोलॉजिकली एडेप्टेड होते हैं सैलिनिटी स्ट्रेस के लिए। ये हमने आपको एडेप्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे सैलिनिटी स्ट्रेस से क्या क्या रीजन से ये सैलिनिटी स्ट्रेस से एडेप्टेड होते हैं, बताओ आप। मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी ऑफ इनके एडेप्टेशन रहे हैं जिससे वजह से ये सलाइन इन्वायरमेंट में भी ग्रो करते हैं मैंग्रोव्स। क्या वो तो हो गया वाटर लॉगिंग कंडीशंस में ये करने के लिए। सैलिनिटी स्ट्रेस से खुद को एडेप्ट करने के लिए किस तरह के स्ट्रेटजीज ये अपनाते हैं? सुकुलेंस, जिससे वजह से वो जो है डाइल्यूट कर सके साल्ट आयंस को। तो ये पहला हो गया कि सुकुलेंस जो है इनके अंदर होता है। दूसरा हो गया सॉल्ट ग्लैंड्स, इनका जो लीव्स होता है और इनके जो रूट्स होते हैं, यस एग्जैक्टली, तो सॉल्ट ग्लैंड्स होता है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि सेलाइन वाटर में से फ्रेश वाटर को निकाल लेते हैं और सॉल्ट को अलग कर देते हैं और फ्रेश वाटर को यूज कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। तो देखोगे इनके पत्तियों के पीछे नीचे नीचे ना क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट आपको जमा हुआ मिलेगा, और इनका जो रूट्स होता है वो भी जो है वो उनके में भी ग्लैंड्स होते हैं सॉल्ट को रिजेक्ट करने के लिए। तीसरा क्या होता है? विविपरी मोड ऑफ जर्मिनेशन। विविपरी मोड ऑफ जर्मिनेशन होता है कि प्लांट्स के ऊपर ही जर्मिनेट हो जाते हैं ताकि सलाइन इन्वायरमेंट में जर्मिनेट ना होना पड़े। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है सैलिनिटी स्ट्रेस से। उसके बाद है एडेप्टेड टू वाटर लॉग्ड एनारोबिक कंडीशंस। वाटर लॉगिंग कंडीशन से भी एडेप्टेड ये होते हैं। कौन कौन से स्ट्रेटजी से वाटर लॉगिंग कंडीशन में ये एडेप्टेड होते हैं? एक तो प्रोप एंड स्टिल्ट रूट्स होता है जिसके हेल्प से वो खड़े रहते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी, और दूसरा न्यू मेटाफोर्स। न्यू मेटाफोर्स, ठीक है, न्यू मेटाफोर्स होता है जिसको हम ब्लाइंड रूट्स भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोलते हैं, जो बाहर की तरफ निकली होती हैं अंदर से, और वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये होता है आपका मेन, जिसके कारण से ये एनारोबिक वाटर लॉगिंग कंडीशंस में भी ये सस्टेन करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं सीधा सीधा इससे। वेरी डीप एंड डेंस रूट सिस्टम, उसका जो नेक्स्ट फीचर होता है मैंग्रोव्स का, वो बड़ा ही इसके रूट डेंस और डीप होता है। तो डेंस और डीप होने से क्या होता है कि ये इजिली अपरूटेड नहीं हो सकता है। इसकी वजह से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं हमारे रीजन्स को, कोस्टल रीजन्स को, सुनामी से, सी सर्ज से, फ्लड से, इन सब से बचाने में इनका मेजर रोल होता है। इसलिए हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं वेजिटेशन को, मैंग्रोव इन द कोस्टल रीजन्स को, राइट। और ये टेस्टेड एंड प्रूवन है, ठीक है। मैंने कहानी बताई थी ना तमिलनाडु, तो 2004 में। तो इस तरह से बहुत ऐसे रीजन्स जहां पे डेंस ये थे मैंग्रोव्स वेजिटेशन से, वो सबसे ज्यादा बचे थे सुनामी से। तो इसलिए हमारा, चूंकि हम लोग प्रोन टू सी सर्ज है, प्रोन टू कोस्टल इरोजन है, प्रोन टू सुनामी है हमारा कंट्री, इसलिए हम ज्यादा प्रमोट करते हैं कोस्टल रीजन्स में मैंग्रोव वेजिटेशन को, राइट। तो ये हो गया हमारा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स। सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स में वही सारी चीजें आप देख सकते हो, जैसे जैसे आपने इकोसिस्टम में या वेटलैंड्स का सिग्निफिकेंस देखे थे, उसी से मिलता जुलता आप मैंग्रोव के भी सिग्निफिकेंस को देख सकते हो। जैसे कि ये सिल्टेशन ऑफ कोस्ट में हेल्प करता है। सिल्टेशन ऑफ कोस्ट मतलब कि जब भी रिवर्स गुजरती है, सपोज रिवर्स जा रही है ओशंस में इन्फ्लक्स करने के लिए, बीच में अगर मैंग्रोव्स वेजिटेशन होगा तो वो रिवर्स के फ्लो को स्लो कर देगा, जिसकी वजह से कि रिवर जो है डंप कर देगी सिल्ट, तो उसकी वजह से सिल्टेशन ऑफ द कोस्ट हो जाएगा। और इस सिल्टेशन की वजह से जो कोस्ट होता है वो बायो प्रोडक्टिव जोन बन जाता है। इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी जनरेशन होता है। तो ये सब जो होता है सिल्टेशन में हेल्प करता है कोस्ट को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड।
और देखो ये जो सिल्टेशन होता है ना, ये कई बार आगे जाके ना, अगर यहाँ पे सपोज कोरल रीफ है या कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको भी डिस्टर्ब करता है ओशन में, अगर रिवर ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट लेके जाएगी ओशन में तो एक तरह से जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ये प्रोवाइड करता है एक इक्वेबल फेवरेबल कंडीशंस, जिसकी वजह से कि ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड, सी सर्ज, सुनामी, इनसे प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसका डीप एंड डेंस रूट्स होता है, तो इसलिए प्रोटेक्शन मिलता है। कोस्टल इरोजन्स को भी प्रिवेंट करता है। कोस्टल इरोजन्स मतलब वेव्स धीरे धीरे क्या करता है, कोस्ट को इरोड करता है, तो अगर मैंग्रोव वेजिटेशन होगा तो कोस्टल इरोजन भी वहां पे चेक्ड होगा। नेचुरल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इनहेंस करता है लाइक अदर वेटलैंड्स, राइट। सपोर्ट्स फ्लोरा एंड एविफोना एंड वाइल्ड लाइफ। फ्लोरा एविफोना मतलब बर्ड्स वगैरह जो होता है, एवियन फोना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इनको जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी होती है जो फॉरेस्ट होता है मैंग्रोव्स का, जैसे हमारा सुंदरबन ले लो, सुंदरबन में बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी होता है, बंगाल रॉयल टाइगर पाया जाता है सुंदरबन में, ठीक। तो ये सारी चीजें जो होता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव्स होता है। बाकी सिग्निफिकेंस एज इट इज वैसा ही है जैसे बाकी आप देखे हो। प्रोवाइड्स फॉर ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिशेस, फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लोकल लोग जो है इस पर डिपेंडेंट होते हैं फिशेस के लिए, क्योंकि वो मार्सी लैंड होता है तो वहां जो है फिश कल्टीवेशन भी हो सकता है। वुड, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, लोकल पीपल को फूड भी प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें। प्रोमोट्स इको टूरिज्म, इको टूरिज्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन होता है, तो इस तरह से इसका जो कल्चरल एस्थेटिक सिग्निफिकेंस है उसको भी आप इसमें डाल सकते हो। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड होगा अगर इको टूरिज्म होगा, तो पता ही है, ठीक। तो ये सारे जो है मैंग्रोव्स के बारे में फीचर्स हो गए आपके। अब मैंग्रोव्स प्रोफाइल इन इंडिया, मैंग्रोव्स इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को बेसिकली थोड़ा इंडिया के मैंग्रोव्स के बारे में भी देखना चाहिए कि इंडिया में किस तरह का पैटर्न है मैंग्रोव्स का, क्या है नहीं है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। देखो पहली बात कि मैंग्रोव्स जो है कंटिन्यूअस नहीं है इंडिया में, जैसे ऐसा नहीं है कि जितने कोस्ट रीजन है लाइन से जो है वो मैंग्रोव्स का एक बाउंड्री और एक वॉल बना हुआ है, ऐसा नहीं है, पैचेज में है, राइट। और पैचेज में क्यों है, क्योंकि जहां फेवरेबल कंडीशन होगा वहां मैंग्रोव्स ज्यादा ग्रो करेगा, जहां सिल्ट ज्यादा होगी, रिवर सिल्टेशन करेंगे वहां होगा ग्रो, यहाँ फेवरेबल कंडीशंस होंगे, ठीक है। तो इसलिए पैचेज में है तो इस तरह से। लेकिन एक बात याद रखना कि इंडिया के सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट मैंग्रोव्स हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में इंडिया के मैंग्रोव्स हैं। लक्षद्वीप छोड़ के, लक्षद्वीप में बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वहां सॉइल फॉर्मेशन उतना नहीं है, वो कोरल आइलैंड है, एटोल है, तो सॉइल फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे ये हैं जो मेनलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, जितने भी कॉन्टिनेंटल रीजन है, पूरी जगह जो है मैंग्रोव्स पूरे स्टेट्स में है। अब जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन जो है लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है पूरे वर्ल्ड का, मैंग्रोव्स का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है सुंदरबन का, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह फेमस है सुंदरबन जो डेल्टा है। तो सुंदरबन क्या है, डेल्टा रीजन है, तो डेल्टा रीजन होने की वजह से वहां पे मैंग्रोव्स वेजिटेशन के लिए एकदम फेवरेबल कंडीशंस है, तो इसलिए वन ऑफ द लार्जेस्ट है, राइट। पीचावरम जो है सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। देखो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो होता है ब्लॉक होता है वो पीचावरम तमिलनाडु में है, वो जो है सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। फिर हमारा सेकंड जो है उड़ीसा में भीतरकनिका है, भीतरकनिका उड़ीसा में जो है वो महानदी डेल्टा के पास है, तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सेकंड लार्जेस्ट है, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन कहां है, आंध्र प्रदेश में है। डेंस एंड प्रोफ्यूज ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव्स, ठीक है। उसके बाद हमारा पीचावरम हो गया, ये पीचावरम जो है धीरे धीरे आजकल जो है ये हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, तो एक तो कि एक्वाकल्चर वहां पे बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, और उसके बाद सॉल्ट पैन की वजह से, जो सॉल्ट बनाने के लिए जो है सॉल्ट पैन हम बताए थे ना यूज करते हैं, एक तरह से मतलब आर्टिफिशियल मैरीन इकोसिस्टम हो गया, मैरीन वेटलैंड हो गया, तो सॉल्ट पैन जो होता है इसकी वजह से ये धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, राइट। तो ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट के मैंग्रोव्स के रीजन हो गए। उसके बाद अंडमान निकोबार में ह्यूज अमाउंट ऑफ मैंग्रोव्स हैं, अंडमान एंड निकोबार में डेंस मैंग्रोव्स हैं और अनडिस्टर्ब्ड है अंडमान एंड निकोबार के मैंग्रोव्स, वो बहुत ज्यादा अभी डिस्टर्ब नहीं है। केरला में देखोगे तो वेरी स्पार्स एंड थिन है, बहुत ज्यादा स्पार्स है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस उतना नहीं है, राइट। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका में भी आपको स्क्रब्ड एंड डिग्रेडेड मैंग्रोव्स, स्क्रब्ड मतलब कि इनके जो मैंग्रोव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंस नहीं होते हैं, वो स्पार्स होते हैं, छोटे होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होता है। इंडिया में हर जगह एक जैसा मैंग्रोव्स नहीं है। वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स में जो मैंग्रोव्स है वो बड़ा ही स्पार्स है और उसका ग्रोथ जो है ना वो श्रब्स की तरह है, पूरी तरह से डेंस फॉरेस्ट की तरह नहीं है। लेकिन ईस्टर्न कोस्टल में जो मैंग्रोव्स है वो डेंस फॉरेस्ट की तरह है, ठीक है।
टॉल ट्रीज हैं मैंग्रोव्स के, वहां पे डेंस ट्रीज हैं, थिक उनके ये हैं स्टेम्स हैं, ठीक। तो गुजरात में भी गल्फ ऑफ कच्छ में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कोड़ी क्रीक में मिलेगा, ठीक है। वहां पे ड्वार्फ मैंग्रोव्स ज्यादा है, ड्वार्फ मैंग्रोव्स मतलब कि छोटे छोटे मैंग्रोव्स के पेड़ ज्यादा है यहाँ पे। आपको अंडमान निकोबार में डेंस और अनडिस्टर्ब मैंग्रोव फॉरेस्टेशन है, ठीक। तो ये मेन रीजन्स हैं इंडिया का, आपको देख लो तो पूरा कोस्टल रीजन से हम इसमें आ गया, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, हर स्टेट में ना कहीं कहीं किसी 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 ब्लॉक्स में, पैचेज में। समझ आ रही बात है, ध्यान रहेगा। फिर हम बात करते हैं एस्चुरी इकोसिस्टम के, एस्चुराइन इकोसिस्टम। देखो एस्चुरी होता क्या है, एक सेमी इनक्लोज्ड कोस्टल लैंड होता है। सेमी इनक्लोज्ड कहां होता है, सपोज मान लो कोई गल्फ हो, जैसे इंडिया का ये हो गया, गुजरात हो गया, तो गुजरात में जो ये वाला रीजन बन रहा है ये सेमी इनक्लोज्ड हो गया, ठीक। तो उसी तरह से कई जगह पे छोटे छोटे सेमी इनक्लोज्ड रीजन्स होते हैं। ये सेमी इनक्लोज्ड रीजन्स में ज्यादातर एस्चुरी होते हैं तब जब यहां से रिवर्स बहता हो, जब रिवर इनफ्लक्स होगा इधर से, और इधर से ओशन जो टाइड्स जो है मेरीन वाटर को लेके आएगी, तो जहां पे दोनों मिलेंगे उस रीजन पे बन जाता है क्या, एस्चुरी। तो एस्चुरी बनता है जहां रिवर्स इनफ्लक्स करती हैं ओशन के पास, और ओशन में पहुंचने के बाद भी रिवर जो है अपना आइडेंटिटी बनाए हुए होती हैं, तो उसको एस्चुराइन इकोसिस्टम बोलते हैं। और एस्चुरी में ऐसा होता है कि सपोज ऐसे एस्चुरी अगर बन गया इस तरीके से, तो एस्चुरी के अगर इस साइड देखोगे रिवर साइड में, तो सैलिनिटी ऑलमोस्ट अबाउट 0 मिलेगी, और इसके ओशन साइड में देखोगे तो सैलिनिटी ऑलमोस्ट अराउंड 35 मिलेगी, और इसके बीच का सैलिनिटी जो है बिल्कुल जो है मिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये एस्चुरी होता है, वन ऑफ द मोस्ट बायो प्रोडक्टिव जोन ऑफ द मैरीन इकोसिस्टम होता है। मैरीन इकोसिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट बायो प्रोडक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यहां पे फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर दोनों मिल रही हैं, जिसकी वजह से द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है यहां पे वो बहुत ज्यादा है। सलाइन वाटर का भी न्यूट्रिएंट्स है, फ्रेश वाटर का भी न्यूट्रिएंट्स है, और दोनों मिलने के बाद मोस्ट बायो प्रोडक्टिव जोन हो जाते हैं, और इसीलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिशिंग जोन होता है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एक्वाकल्चर जोन होता है, राइट। बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बहुत रिच होती है, तो इसलिए इसको, और इसका जो हमेशा फ्री कनेक्शन विद द ओपन ओशन होता है, मतलब कभी भी एकदम बिल्कुल बंद जगह पे ना एस्चुराइन नहीं बनेगा, हमेशा ये फ्री कनेक्शन विद ओपन ओशन होना चाहिए। फ्रेश वाटर सलाइन वाटर दोनों मिलेंगे, और सैलिनिटी वैरी करेगी 0 से लेकर 35 तक, मतलब रिवर साइड में 0 हो जाएगा और ओशन साइड में 35 हो जाएगा। मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड इसको माना जाता है, राइट। हेवीली पॉपुलेटेड रीजन होता है क्योंकि लोग यहाँ पे काफी डिपेंडेंट होते हैं, वहां पे एस्चुराइन रीजन में देखोगे तो हमेशा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फिशिंग ग्राउंड वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिशिंग ग्राउंड होता है वहां पे, बायो प्रोडक्टिव जोन होता है, जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन जो है हाईली कंसंट्रेटेड होता है एस्चुराइन रीजन में। चाहे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो, नाइल रिवर, अमेजॉन रिवर जहां भी गिर रही है ओशन में, वहां पे एस्चुरी बन रही है, सारे पॉपुलेशन वहीं पे आपको मिलेंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रीजन का। तो इसलिए ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है वाटर बॉडी इकोसिस्टम होता है। समझ में आ रही बात है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एस्चुरी, सिग्निफिकेंस ऑफ एस्चुरी जितना अभी तक आप पढ़े हो मैरीन इकोसिस्टम का, वेटलैंड्स का, ये सारे सिग्निफिकेंस ऑफ एस्चुरीज में आ जाएंगे। इसको स्पेशली हमने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि वे आप वही सेम चीज होगा। अब अगर आप मैंग्रोव्स के देख रहे हो तो मैंग्रोव्स अपने आप में एस्चुराइन रीजन में मैंग्रोव्स भी ग्रो करता है, तो आप जो भी जानते हो इसके अंदर कि ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन को हेल्प करता है, ये जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज को हेल्प करता है, ये जो है फिशरी प्रोडक्शन को हेल्प करता है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ये कल्चरल एंड एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इको टूरिज्म को प्रमोट करता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को प्रमोट करता है, फ्लड एंड कोस्टल इरोजन से प्रिवेंट करता है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी जानते हो सब आपको एस्चुराइन में भी लिख सकते हो। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत? तो ये सारे जो है एस्चुरीज हो जाएंगे। अब हम जब इंडिया में एस्चुरीज इकोसिस्टम की बात करेंगे तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वहां पे ब्रॉड एस्चुरीज हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कारण क्या है, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रिवर्स जो है फ्लो कर रही हैं ईस्ट साइड में। जैसे कि आप गंगा ले लो, ब्रह्मपुत्रा ले लो, आप कृष्णा ले लो, गोदावरी ले लो, महानदी ले लो, कावेरी ले लो, सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वॉल्यूमिनस है इंडिया में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स उतनी ज्यादा वॉल्यूमिनस नहीं है एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। बाकी जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखोगे तो छोटे छोटे रिवर्स होंगे। इंडस है तो इंडस तो पाकिस्तान में जाके गिरती है, ठीक। तो इंडिया में जो ईस्टर्न साइड ऑफ द कोस्ट है
इंडियन लैंडमास का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे जो स्ट्रीज हैं वो ब्रॉड होंगे और वो ज्यादा डेंस, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा ये होते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न साइड जो होते हैं वो सैलो और नैरो होते हैं। ठीक, तो ये मेन डिफरेंस होता है वेस्टर्न ईस्टर्न का। ठीक है, अब ये जो अभी एक हम लोग को ज्योग्राफी में भी करना है, मतलब चैप्टर जो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम करेंगे अभी, तो उसमें हम ईस्टरी और डेल्टा इन सब को थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि क्यों डेल्टा बनता है वेस्ट साइड में, क्यों ईस्ट साइड में, सॉरी, क्या होता है, कैसे होता है सारा सिस्टम, क्यों वेस्ट साइड में ही ज्यादा, सॉरी ईस्ट साइड में ज्यादा रिवर्स बहती हैं, क्योंकि वहां पे हमारा ये है इंक्लिनेशन है, राइट, सोर्स इंक्लिनेशन है इधर। ठीक है, तो ये सारी रीजन हम डिस्कस करेंगे अभी, तो अभी ये समझ लो इसको इस बारे में, राइट। अब हम बात करते हैं कोरल इकोसिस्टम की। देखो, कोरल इकोसिस्टम के बारे में आप लोग तो काफी कुछ पढ़े हो कोरल रीफ वाले में, ठीक है, बट फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर देंगे कोरल के बारे में कि देखो कोरल इकोसिस्टम क्या होता है, आपको पता है किसके किसके बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है? एल्गी और कोरल पॉलिप। किस तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है पता है आपको? ठीक है, अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है। अगर आप फौना की बात करो, स्पीसीज ऑफ एनिमल की बात करो, फ्लोरा एंड फौना तो जानते हैं, फ्लोरा प्लांट, फौना एनिमल, तो एनिमल स्पीसीज के डाइवर्सिटी की बात करोगे तो कोरल रीफ जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज्यादा डाइवर्स है। इसलिए कई बार बोलते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव क्या, इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोलते हैं इसको। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इसके बीच कंपैरिजन करोगे इन टर्म्स ऑफ फौना, इन टर्म्स ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी, तो कोरल रीफ इकोसिस्टम की जो एनिमल डाइवर्सिटी होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा होती है। समझ में आती है? तो ये कोरल इकोसिस्टम। कोरल के बारे में और क्या जानते हो कि ये मैक्सिमम जो है, आप बताओ क्या क्या जानते हो? इसकी टेम्परेचर रेंज होती है, वार्म वाटर होता है, सलाइन रीजन होता है, ज्यादा सैलिनिटी 37 से ज्यादा ये नहीं हो सकता है, 33 से कम नहीं हो सकता है, जेंटली स्लोप पे ये होता है, और स्टेबल क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड कोस्टल रीजन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है। मेन इसके बारे में याद रखना कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेट रीजन्स में होता है वो कोल्ड वाटर हो जाता है। अब कोल्ड वाटर कोरल का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो अभी अंडर रिसर्च है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट में बोल दिया था कि कोल्ड वाटर कोरल्स ज्यादा है, बट अभी उसका ऑथेंटिक हमारे पास पूरी तरह से प्रूव नहीं है कि कोल्ड वाटर कोरल्स कितना है, क्या है, कैसा इकोसिस्टम है, ऐसा ही इकोसिस्टम है कि अलग है, उसमें रीफ स्ट्रक्चर है, कैसा है, नहीं है, ये अभी हमको उतना डिटेल में नहीं पता। अभी हम कोरल रीफ की जो भी बात करते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स के कोरल रीफ की बात करते हैं, तो हमेशा कोरल रीफ जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में ही होता है, 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंकि उसके बाहर सैलिनिटी एंड टेम्परेचर जो है वो इसके टॉलरेंस रेंज से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोरल रीफ के बारे में जानोगे कि आप ट्रॉपिकल रीजन में ही होता है, एनिमल डाइवर्सिटी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होता है कोरल रीफ इकोसिस्टम के बारे में जानने के लिए, ठीक है। बाकी क्या उसके कोरल ब्लीचिंग क्या होती है ये आपको पता है? कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? हाँ, मतलब व्हाइटनिंग ऑफ कोरल बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ एल्गी, ठीक है। तो उससे क्या क्या रीजन से कोरल ब्लीचिंग होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग? मतलब पॉल्यूशन, किसी तरह का पॉल्यूशन हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, थर्मल पॉल्यूशन हो गया, इसकी वजह से होता है। इपीजूटिक्स, जेनोबायोटिक्स, ये सब बातें हमने करी थी, ठीक है। कोरल प्लेग, किसी तरह की डिजीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन जैसे फिशिंग वगैरह की वजह से होता है, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग जिसको बोलते हैं, माइनिंग वगैरह से, कोरल माइनिंग वगैरह से होता है, ब्लास्ट फिशिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है कोरल ब्लीचिंग के लिए। मोस्ट ऑफ द कोरल जो है वैसे तो 25 to 25 होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, इन सब रीजन्स में ना ह्यूज अमाउंट ऑफ कोरल है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रेट बैरियर रीफ ले लोगे तो पूरा ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है एक लंबा 3000 किलोमीटर का लंबा जो है रीफ है, बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड ऑफ द कोस्ट पे, ठीक है। तो ये जो रीजन्स हैं जो टच कर रहे हैं पैसिफिक ओशन से, जैसे इंडोनेशिया हो गया, सुमात्रा हो गया, फिलीपाइंस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोरल्स हैं, राइट। इनफैक्ट मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल्स जो है इसी रीजन में है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है कोरल इकोसिस्टम के बारे में आपको पता है, कोई दिक्कत? कोरल इकोसिस्टम का सिग्निफिकेंस भी हमने डिस्कस किया था, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस, डाइवर्स इकोसिस्टम है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फिशिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी कोरल के बारे में, कोई दिक्कत? याद रहेगा?
ठीक है, कोरल के बारे में बहुत ज्यादा हम यहाँ इसलिए डिस्कस नहीं करें कि हमने बहुत बड़ा डिटेल में बात किया था कोरल का। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है आज। अभी तक जो हमने देखा था वो इकोसिस्टम को देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है, कितने तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम के बारे में हमने देख लिया, तो उसमें हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि किसी इकोसिस्टम में ज्यादा प्लांट्स स्पीसीज होते हैं, ज्यादा एनिमल स्पीसीज होते हैं। किसी में देखेंगे तो कई तरह के एनिमल्स होते हैं, किसी में देखेंगे तो एक ही एनिमल के कई वेरिएंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम डिफर करती हैं, इनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हर इकोसिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो उसका बायोडाइवर्सिटी होता है कि उसकी बायोडाइवर्सिटी कैसी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसकी बायोडाइवर्सिटी डिटरमाइन करती है कि इकोसिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इकोसिस्टम अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुआ तो सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, कब तक सर्वाइव करेगा, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज डिटरमाइन करता है उसके बायोडाइवर्सिटी पे। तो बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट को अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या डिफाइन करोगे? व्हाट विल यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी? ठीक है, सही है, बिल्कुल, नंबर ऑफ स्पीसीज। देखो, बायोडाइवर्सिटी होता है वो टोटलिटी ऑफ जीन्स एंड स्पीसीज। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर एक ही स्पीसीज के डिफरेंट जीन्स भी हैं, अगर डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस भी हैं, तो वो भी एक तरह के बायोडाइवर्सिटी को शो करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली द टोटलिटी ऑफ जीन्स एंड स्पीसीज इन ए रीजन। किसी एक रीजन में कितने जीन्स हैं, कितने स्पीसीज हैं, या कितने तरह के इकोसिस्टम है अपने आप में, सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएंगे। हम जेनेटिक लेवल पे देख रहे हैं कि स्पीसीज लेवल पे देख रहे हैं कि पूरे इकोसिस्टम के लेवल पे देख रहे हैं। इंडिया को अपने आप में बोलते हैं कि बड़ा ही डाइवर्सिटी है इंडिया में, बायोडाइवर्सिटी है। तो एक तो इसलिए भी है क्योंकि एक ही स्पीसीज के कई सारे जीन्स भी होंगे, उसके बाद कई सारे स्पीसीज इंडिया में है, कई सारे इकोसिस्टम्स इंडिया में है। तो जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो हम एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक टर्म बोलते हैं, जो टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इन ए रीजन, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब वो लेवल पे डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, ये बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है, राइट। अब बायोडाइवर्सिटी का आपको मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी? मैग्नीट्यूड यानी कि अगर हम वर्ल्ड में आज के टाइम में बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें जानना जरूरी होता है बायोडाइवर्सिटी को? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अपने आप में डिटरमाइन करता है लाइफ को, सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को। बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी अंडर द चेंज कंडीशन, कल को हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है, चीजें इवॉल्व हो रही हैं, तो लाइफ अर्थ पे बचेगा कि नहीं बचेगा, ये डिटरमाइंड करता है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, इस पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को जानना जरूरी है, सो दैट वी कैन कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड वी कैन इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, अभी के टाइम में बोला जाता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमें पता भी नहीं है कि किस तरीके से डिग्रेड हम कर रहे हैं। कई स्पेसीज खत्म हो गए हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि ऐसे स्पेसीज पाए जाते हैं अर्थ पे। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल का हो, या पूरे लाइफ हो। समझ आ रही है? देखो, एक कंसेप्ट होता है इकोसेंट्रिक अप्रोच। ये इकोसेंट्रिक अप्रोच क्या बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंट जो है, इकोलॉजी जो है, हम अगर ये सोचते हैं कि हम कंजर्व कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को इसलिए क्योंकि हम उनके ऊपर रहम कर रहे हैं, तो हम गलत हैं। हम जो है बायोडाइवर्सिटी को इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए, इन्वायरमेंट को इसलिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए वो जरूरी है। तो एक्चुअली इफ वी आर मेकिंग एफर्ट टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, इट इज नॉट फॉर देम, इट इज फॉर अस। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम ना रहें और वो रहें, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ना रहें और हम रह जाएं, क्योंकि जब इंसान नहीं था तब भी बायोडाइवर्सिटी था इस अर्थ पे। लेकिन ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए और इंसान जो है अर्थ पर रह जाए। तो ये जो थॉट प्रोसेस जब डेवलप हुआ ना, इकोसेंट्रिक अप्रोच, तब ये बायोडाइवर्सिटी का स्टडी जो है काफी तेज बढ़ गया कि यार ये तो सही बात है,
अब तो हम और ज्यादा तरीके से हमको समझने की जरूरत है। तब जो है बायोडाइवर्सिटी की जो स्टडी है वो एक मेन स्ट्रीम में आ गई और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। समझ आ रही बात है? तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो हम जब स्टडी करना स्टार्ट किए बायोडाइवर्सिटी को, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रेजेंट कंडीशन देखें कि बायोडाइवर्सिटी कितना है, कितने नंबर ऑफ स्पेसीज हैं, हम उसको डॉक्यूमेंटेशन करें, डॉक्यूमेंट्स में लिखें कि कितने नंबर ऑफ स्पेसीज को हम जानते हैं। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपकी जानकारी क्या है। तो अभी जो है अराउंड हम 1.8 मिलियन स्पेसीज को जानते हैं, 1.8 मिलियन स्पेसीज, इनके बारे में हमारे पास जानकारी है कि इतने स्पेसीज अर्थ पे होते हैं। 1.8 मतलब कितना हुआ? 18 लाख। तो हमारे पास 18 लाख स्पेसीज का लिस्ट है कि इतने को हम जानते हैं। और ये जो है लेस देन 15% ऑफ द टोटल प्रेडिक्टेड स्पेसीज, मतलब जितने स्पेसीज अर्थ पे पाए जाते होंगे उसका 15% से भी कम है ये। माने मोर और लेस 14-15 मिलियन स्पेसीज जो है अर्थ पे पाए जाते होंगे, जिनमें से केवल 1.8 को हम जानते हैं और बाकी को हम अभी पता ही नहीं है कि ये स्पेसीज भी हैं। और उनमें से कई सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो एलिमिनेट हो गए अर्थ सिस्टम से, एक्सटिंक्ट कर गए, और उनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है कि ऐसे भी कोई स्पेसीज पाए जाते थे। तो ये जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। अब जो हम 1.8 मिलियन जानते हैं, इसमें से 60% जो स्पेसीज हैं वो इंसेक्ट टैक्सोनॉमी के हैं, मतलब कि वो कीड़े मकोड़े हैं जिनके बारे में हमारे पास नॉलेज है। अराउंड 60% जो हैं हमारे नॉन स्पेसीज वो इंसेक्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जानकारी हमारे पास है अभी प्रेजेंटली, वो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स के बारे में हमारे पास जानकारी है, इंसेक्ट्स स्पेसीज के बारे में। उसके बाद जो हमारे पास मेजर जानकारी है वो हायर प्लांट्स के बारे में है, हायर प्लांट्स मतलब जो बड़े पेड़ हैं। उसके बाद जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है स्पेसीज का वो फंजाई का है। उसके बाद जो है हमारे पास वो मोलुस्का का है, मतलब मैमल्स बहुत बाद में है, समझ गए, मोलुस्का का है। तो ये मेन हमारा जो है सीक्वेंस है इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। जितने भी बायोडाइवर्सिटी में स्पेसीज को हम जानते हैं उनका ये है कि सबसे ज्यादा हम इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं, फिर हायर प्लांट्स के बारे में जानते हैं, फंगी के बारे में जानते हैं, मोलुस्का के बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है। दिस इज द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट वी हैव। समझ में आ रही बात है? मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये हमारा नॉलेज है बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंट फॉर्म में। कोई दिक्कत? गुड। अब हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि कितने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं। स्टडी जब हम करने जाते हैं बायोडाइवर्सिटी को तो हमें जानना जरूरी होता है कि लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब किन किन लेवल्स पर हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। मेजरली जो है बायोडाइवर्सिटी जो हम स्टडी करते हैं उसके 3 लेवल होते हैं। एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा होता है कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ये हमारा मेजरली 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है अपने स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हम जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, फिर स्पेसीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, और इकोसिस्टम और कम्युनिटी लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी करते हैं। अब ये जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? व्हाट इज द जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जब आप किसी एक स्पीसीज के, किसी एक सिंगल स्पीसीज के कितने जेनेटिक वेरिएशंस पाए जाते हैं अर्थ पे, जब आप ये स्टडी करने लगे तो दिस इज द जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडी। अब जैसे इंसान है, इंसान में भी डिफरेंट डिफरेंट रेसेस होते हैं, ठीक है। यूरोपियन लोग के अलग रेस होते हैं तो उनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होंगे, हमारे अंदर कुछ अलग जेनेटिक वेरिएशंस होंगे, राइट। ऐसे जेनेटिक वेरिएशन वाले सेम स्पीसीज ग्रुप को क्या नाम हमने बताया था आपको, क्या बोलते हैं इन लोगों को? जब एक ही स्पीसीज के डिफरेंट इंडिविजुअल्स
हैविंग जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनको क्या बोलते हैं? इको टाइप्स। इको टाइप्स का कंसेप्ट भूल गए? इको टाइप्स बताया था कि इको टाइप्स क्या होता है। इको टाइप्स होता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज हैविंग जेनेटिक वेरिएशंस। तो इको टाइप्स जो होता है जेनेटिकली डिफर करते हैं, वो देखने में भी अलग होते हैं, जेनेटिकली भी अलग होते हैं, लेकिन वो इंटरब्रीडिंग होते हैं, इंटरफर्टाइल होते हैं। ठीक है, ये बात करी थी ना इको टाइप्स के बारे में, याद करो। हाँ, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है सेम स्पेसीज के डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशंस को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि बटरफ्लाई कितने कलर की होती हैं, कितने साइज की होती हैं, अलग अलग साइज की बटरफ्लाई होती हैं, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया। प्लांट्स में भी आप देखोगे ना, तो पेड़ जो है गुलाब के कितने कलर होते हैं, रेड रोज भी होता है, व्हाइट रोज भी होता है ना, येलो रोज भी होता है। तो ये सब क्या है? ये सब रोज स्पीसीज का जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और वो जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होता है किस चीज में? तो उनके कलर में, उनके मॉर्फोलॉजी में, ठीक है, उनके फिजियोलॉजी में, तो ये सब होता है। अब जैसे जो काले लोग होते हैं उनके अंदर जो है स्किन पे मेलेनिन ये सब जो है आपको ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको जो इन्वायरमेंटल कंडीशन से, हीट से बचाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए उनका पिगमेंटेशन जो है वो डार्क हो जाता है। वही आप यूरोपियन कंट्रीज में इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग है, वहां जो है ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट नहीं है, इंसोलेशन ज्यादा नहीं है, तो वहां मेलेनिन नहीं डेवलप होता है बॉडी में ज्यादा, तो इसलिए उनका जो स्किन कलर है वो फेयर है, ठीक है, लाइट है। तो ये सब क्या है? ये सब जेनेटिक वेरिएशंस हैं। जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। तो ये जो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। एक ही स्पेसीज के बारे में अगर आप देखते हो कि कितने जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पेसीज। जिस भी स्पेसीज का सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगा उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल सबसे ज्यादा होंगे इन केस ऑफ एनी इन्वायरमेंटल चेंज। समझ आ रही बातें हैं? क्योंकि जेनेटिक जो आपका डाइवर्सिटी होता है वो एक तरह का जो रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है ना उसको इंक्रीज करता है, ब्रॉड करता है। समझ में आ रही बातें हैं? तो इसीलिए ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। जिस भी स्पेसीज का जेनेटिक डाइवर्सिटी नैरो होगा वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने की वजह से उसकी एक्सटिंक्शन का, एलिमिनेशन का चांसेस ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात है? तो इसीलिए हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट एक नॉलेज होता है जो हमें हेल्प करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेसीज। चाहे वो हम बाघ के कंजर्वेशन के लिए करें, लायन के कंजर्वेशन के लिए करें, चीता के कंजर्वेशन के लिए करें, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। समझ में आ रही बात है? और जिस भी ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा अर्थ पे, जितना ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्पर्सल होगा, उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी अपने अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी बनती है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। कोई दिक्कत? एक कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिएशन जो होता है वो बेस्ड होता है जेनेटिक वेरिएशन पे। स्पेसिएशन क्या होता है? देखो, अभी नंबर ऑफ स्पेसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। स्टार्टिंग में जब लाइफ इवॉल्व हुआ था तो नंबर ऑफ स्पेसीज बहुत कम थे, और जब नंबर स्पेसीज कम थे तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होता गया। और जब जेनेटिक वेरिएशन होते होते अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाए तो एक नया स्पेसीज इवॉल्व कर जाता है। जैसे चिंपांजी से इंसान इवॉल्व कर गया, तो चिंपांजी और हमारे बीच में 98.4% ऑफ द जो जीन्स हैं वो सेम है। समझ में आ रही बातें हैं? लेकिन जो वेरिएशन है वो एक्चुअली ज्यादा हो जाने की वजह से हम लोग जो है इंसान हो गए, वो चिंपांजी रह गए। तो चिंपांजी से इंसान का बनना, ये अपने आप में इस प्रोसेस को स्पेसिएशन बोलते हैं। तो स्पेसिएशन का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पेसीज फ्रॉम द प्रीवियस स्पेसीज। तो ये जो न्यू स्पेसीज का इवोल्यूशन होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी पे बेस्ड होता है। मतलब स्पेसीज में बहुत ज्यादा अगर जेनेटिक वेरिएशन होगा तो उसी का कुछ वेरिएंट जो है जो बहुत दूर चले जाएंगे अपने पेरेंट जेनेटिक मेकअप से, तो वो नए स्पेसीज के रूप में इवॉल्व कर जाते हैं। तो ये इवोल्यूशन के कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी कि नए स्पेसीज का इवोल्यूशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है, और इसको स्पेसिएशन बोलते हैं। SPECIATION, स्पेसिएशन। कोई दिक्कत? अब ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है वो कई तरह का हो सकता है। सेम जीन में भी वेरिएशन होते हैं, प्रोटीन्स का सीक्वेंस, इन सब चीजों को जिनको एलेलीज बोलते हैं बायोलॉजी में, ALLELES। एलेलीज किसको बोलते हैं? सेम जीन
जीन जो है सेम है, लेकिन जीन के अंदर का जो सीक्वेंस है वो चेंज है। तो ये बड़ा ही माइल्ड डेविएशन होता है, बहुत माइल्ड डेविएशन होता है, तो उसको एलेलीज बोलते हैं। या कंप्लीट जीन चेंज हो जाए, जीन वेरिएशन, मतलब जीन में ही वेरिएशन हो जाए, या फिर सेम जीन के अंदर के सीक्वेंस में, प्रोटीन सीक्वेंस में वेरिएशन हो, दोनों ही जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आएगा। क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो वो भी जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आ जाए। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम होना चाहिए। अब सेम स्पीसीज में तुम कई तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, ये जो है माइल्ड वेरिएशन होता है, ये ज्यादा वेरिएशन होता है, तो सारे वेरिएशन जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर आएंगे। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट लेवल जो होता है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी का होता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब किसी भी रीजन में कितने स्पीसीज पाए जाते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज। अभी तक हम एक ही स्पीसीज के जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब हम किसी भी रीजन में, हम पूरे अर्थ की बात करें या एक इकोसिस्टम की बात करें या एक कंट्री की बात करें या एक बायोम की बात करें, तो नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं वो उसका स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज। अब कोई भी रीजन्स जो है स्पीसीज लेवल पे कितना डाइवर्स है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज मान लो कि 3 रीजन है, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। आपसे पूछा जाए कि आप स्पीसीज डाइवर्सिटी तीनों का बताइए कि कौन सा ज्यादा डाइवर्स है, तो उसका तरीका होता है पता करने का। जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहला आप जो क्राइटेरिया देखते हैं वो होता है रिचनेस ऑफ स्पीसीज। रिचनेस ऑफ स्पीसीज सबसे पहले देखेंगे कि भाई ए में नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं। तीनों में जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा डाइवर्स होगा। तो ये पहला क्राइटेरिया क्या होता है, रिचनेस ऑफ स्पीसीज। ठीक है, मान लो इसमें जो है 3 स्पीसीज हैं, 3 स्पीसीज हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो सबसे ज्यादा ये डाइवर्स हुआ, फिर ये, फिर ये। अब सपोज मान लो कि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, सेम नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। ठीक है, तो ये अगर मान लो आ जाए कि नंबर ऑफ स्पीसीज सेम है, फिर क्या करोगे? तो दूसरा जो होता है वो होता है इक्विटेबिलिटी। इक्विटेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी या इसको इवेननेस बोलते हैं। मतलब कि जो 3 स्पीसीज हैं तीनों में, तो वो इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं सारे स्पीसीज के, कि अलग अलग हैं। आप सपोज मान लो कि ए में 2 पैरट है, 2 स्पैरो है और 2 क्रो है। मतलब पैरट 2 है, स्पैरो 2 है और 2 क्रो है, कौआ है। 2 कौआ है, 2 गौरैया है और 2 पैरट है। और इकोसिस्टम बी में भी 3 स्पीसीज हैं, लेकिन यहां पे 4 पैरट हैं, 1 स्पैरो है और 1 क्रो है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी में कौन सा ज्यादा डाइवर्स होगा? ए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इक्विटेबिलिटी और इवेननेस भी डाइवर्सिटी को शो करता है। अब दोनों में देखो नंबर ऑफ स्पीसीज सेम है, 3 स्पीसीज हैं, लेकिन यहां पे जो इंडिविजुअल है तीनों के बराबर हैं और यहां पे अलग अलग है। तो इस कंडीशन में ए ज्यादा डाइवर्स कहलाएगा इन कंपेरिजन टू बी। समझ में आ रही बात है? क्लियर है? अब तीसरा देखो, मान लो कि ये थर्ड मान लो, इसमें भी 3 स्पीसीज हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 पैरट है, 2 स्नेक है और 2 एलिफेंट है। अब पूछे कि भाई बताओ अब कौन सा ज्यादा होगा डाइवर्स? तो सी सबसे ज्यादा डाइवर्स होगा। सबसे ज्यादा डाइवर्स सी क्यों होगा? कि इसमें जो है इक्विटेबिलिटी तो है ही, लेकिन साथ में जो इसके स्पीसीज हैं उनका टैक्सोनॉमी अलग अलग है। तीनों बर्ड है, इसमें भी 3 बर्ड है, इसमें एक बर्ड है, एक रेप्टाइल है, एक मैमल है। तो तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है टैक्सोनॉमी का क्राइटेरिया। टैक्सोनॉमी मतलब कितने टैक्सोनॉमी है, ये सब टैक्सोनॉमी कहलाते हैं एनिमल में। बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ठीक है, मैमल्स हो गया। तो ये जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी के 3 फंडामेंटल जो है डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा रीजन्स ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा है। समझ में आ रही है बातें? कौन कौन सा हो गया? स्पीसीज रिचनेस,
नंबर ऑफ स्पेसीज कितने हैं, इक्विटेबिलिटी या इवेननेस इक्वल है कि नहीं है, और टैक्सोनॉमी एक ही टैक्सा का है कि अलग अलग टैक्सा का है। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्पेसीज डाइवर्सिटी। तीसरा हम बात करेंगे अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। थर्ड बात करेंगे हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि एक रीजन में कितने इकोसिस्टम हैं, कितने कम्युनिटी हैं। जैसे मान लो हिमालय है, हिमालय में आपको लेक इकोसिस्टम भी है, वेटलैंड इकोसिस्टम भी है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी है। तो किसी भी रीजन में कितने इकोसिस्टम, कितने कम्युनिटी हैं, ये जो है बताता है उसका इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। पहले आप क्या देखे थे कि एक ही स्पेसीज के अंदर कितने वेरिएशन है, फिर देखे थे कि कितने नंबर ऑफ स्पेसीज हैं, फिर देखे थे कितने नंबर ऑफ इकोसिस्टम है एक रीजन में। तो ये हो जाता है आपका इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। या थर्ड लेवल ऑफ आपको डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थर्ड लेवल होती है। तो ये इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी होती है। अब देखो, जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस डाइवर्स होगा वहां पे इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। भारत में इतना ज्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो हाईली डाइवर्स मानी जाती है। इंडिया के क्लाइमेट को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉनसून एक क्लाइमेट है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का एक जैसा दिखता है क्लाइमेट, मॉनसून टाइप। लेकिन इंडिया के अंदर चले जाओगे तो राजस्थान का क्लाइमेट और वेस्टर्न घाट का क्लाइमेट में आपको ह्यूज डिफरेंस मिल जाएगा। आपको मेघालय में चले जाओ तो 1000 सेंटीमीटर पर ईयर का रेनफॉल होता है, जैसलमेर में चले जाओ तो 10 सेंटीमीटर पर ईयर का रेनफॉल होता है। ठीक है, उसी तरह से टेम्परेचर में देखोगे तो जिस टाइम में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा दिन में, उस टाइम में द्रास में जाओगे तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो दैट इज द वेरिएशन इन आवर कंट्री एंड दिस इज द रीजन दैट इन आवर कंट्री द इकोसिस्टम और कम्युनिटी डाइवर्सिटी इज वेरी हाई। किसी भी रीजन में जितना भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस डाइवर्स होगा तो उतना ही इकोसिस्टम और ये जो है हैबिटेट डाइवर्सिटी या कम्युनिटी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात है? अब जो ये इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी होता है, इसके 3 पर्सपेक्टिव होते हैं। हम इसको 3 तरीके से देखते हैं। एक अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। ये 3 पर्सपेक्टिव्स ऑफ द इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है, गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? जब हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो एक इकोसिस्टम के अंदर की केवल बात करते हैं कि इस इकोसिस्टम में कितना डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम, नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, स्पीसीज के जेनेटिक वेरिएशंस कितने हैं, क्या है, ये सब हम अल्फा डाइवर्सिटी में देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी जब आप पढ़ते हो एक ही इकोसिस्टम के अंदर, तो ये आपका अल्फा डाइवर्सिटी कहलाता है। विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी। समझ में आ रही बात है? बीटा डाइवर्सिटी जो होता है, बीटा डाइवर्सिटी जो होता है वो कहलाता है बिटवीन कम्युनिटीज। बिटवीन कम्युनिटीज, बिटवीन कम्युनिटीज मतलब 2 कम्युनिटीज के बीच में कितना डाइवर्सिटी है, ये बीटा डाइवर्सिटी कहलाता है। और वो क्या मतलब होता है बीटा डाइवर्सिटी का, कि एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में इंटर कर रहे हो तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज क्या है, मतलब कितने आपको नए स्पीसीज मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, ये होता है बीटा डाइवर्सिटी और बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। जब हम अल्फा डाइवर्सिटी की बात करते थे तो एक ही के बीच में हम बात करते थे कि इसमें कितने स्पीसीज हैं, कितना डाइवर्सिटी है, और जब हम 2 के बीच में कंपेयर करेंगे तो वो बीटा डाइवर्सिटी हो जाएगा, राइट, कि इससे इसके बीच में कितना डाइवर्सिटी है या कौन से 2 के बीच में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब इसका डाइवर्सिटी को ना कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। सपोज यहां पे 12 स्पीसीज हैं और यहां पे 9 स्पीसीज हैं, लेकिन 3 स्पीसीज दोनों में कॉमन है।
3 स्पेसीज इज कॉमन इन बोथ। तो तुमसे पूछेगा कि बीटा डाइवर्सिटी बताओ, तो तुम बोलोगे 12 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 3। 12 माइनस 3 मतलब 9, 9 माइनस 3 मतलब 6 बराबर 15 इज द कैलकुलेशन ऑफ बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन ए एंड बी। अब मान लो एक सी है, ठीक है, सी में जो है 14 स्पेसीज हैं, लेकिन इस ए और सी के बीच में 4 स्पेसीज कॉमन है। तो पूछा जाए कि ए और सी के बीच में बीटा डाइवर्सिटी बताओ, तो 12 माइनस 4 प्लस 14 माइनस 4। 12 माइनस 4 मतलब 8 प्लस 14 माइनस 4 मतलब 10 मतलब 18। तो इस दोनों के बीच में 15 था, इस दोनों के बीच में 18 था। तो आप बोलोगे कि द बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन ए एंड सी इज मोर देन ए एंड बी। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया आपका बीटा डाइवर्सिटी। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपसे कभी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, फॉर्मूला बताओ। ये तो आदमी अब थोड़ा सा समझाने के लिए कि चीजें याद रहें। समझ में आ रही बात है? मेरा पर्पस ये सब फॉर्मूला बताने का इसलिए होता है ना कि आप फिर ध्यान से सुनते हो, अच्छा ये क्या है, ठीक है। तो आपको वो याद, ये रहे ना रहे, ये याद रहेगा कि भाई बिटवीन कम्युनिटीज की बात करते हैं हम बीटा डाइवर्सिटी में, और अल्फा डाइवर्सिटी में विद इन कम्युनिटी की बात करते हैं। यही मेन इसका जो है ना क्रक्स है टर्म का। विद इन कम्युनिटी मतलब एक ही कम्युनिटी के अंदर में डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो। बिटवीन कम्युनिटी मतलब कि दो कम्युनिटी के बीच में आप देख रहे हो कि कितना डाइवर्सिटी है, तो इसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। कोई दिक्कत? तीसरा होता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी में क्या होता है कि पूरे रीजन में कितने इकोसिस्टम हैं, कितने डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, दिस इज द गामा डाइवर्सिटी। समझ में आ रही बात है? ये बड़े रीजन पर हम देखते हैं कि पूरे रीजन में जितने ज्यादा अलग अलग इकोसिस्टम होंगे वो हम गामा डाइवर्सिटी होता है। तो अल्फा डाइवर्सिटी में केवल एक हम कम्युनिटी को देखते थे, बीटा में 2 को देखते थे, गामा में जितने हो जाए पूरे में उतने को देखते हैं। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज गामा डाइवर्सिटी। अब ये जो है हिमालयन रीजन का गामा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हिमालयन पूरे रीजन में ह्यूज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ह्यूज नंबर ऑफ इकोसिस्टम है। समझे? तो ये एक बड़े रीजन का होता है, डिफरेंट इकोसिस्टम मिला के एक लैंडस्केप पे बोलते हैं कि ये गामा डाइवर्सिटी हुआ। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत? तो दिस इज द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इसमें आपको मेनली यही चीज सब देखना है कि क्या क्या है, स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है, अल्फा बीटा के गामा के बारे में बस आप बेसिक चीज ध्यान में रखेंगे कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। समझ में आ रही बात है? इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आपको डिटेल में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का, ठीक? क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यही होंगे। जैसे स्पेसीज रिचनेस, ये एक मेजर बायोडाइवर्सिटी का मेजर होता है। उसके बाद आपका होता है इक्विटेबिलिटी, इवननेस, ये होता है, और टैक्सा। ये 3 जो होता है मेजर जो है स्पेसीज जो है डाइवर्सिटी का मेजर होता है मेनली। कोई दिक्कत? राइट। अब ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का चेंज कैसे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी किसी भी रीजन में कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे से बढ़ रहा है, कहीं से घट रहा है, उसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहला कि जितना इक्वेबल कंडीशन होगा किसी भी रीजन का, वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि इक्वेटर पे इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द हाई बायोडाइवर्सिटी ओवर द इक्वेटर? क्योंकि इक्वेबल कंडीशन होता है वहां पे। इक्वेबल कंडीशन मतलब कि ठंडा के दिन हो या गर्मी के दिन हो या रात हो, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता टेम्परेचर का। तो वहां जो है फेवरेबल कंडीशन होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीसीज। तो बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन या बहुत ज्यादा डायरनल वेरिएशन कहीं पे भी होगा तो वहां का बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा। जैसे कि डेजर्ट रीजन का बायोडाइवर्सिटी इसलिए कम होता है क्योंकि वो रेनफॉल ले लो या टेम्परेचर ले लो,
दोनों ही कंडीशन की वजह से वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है, वो वहां का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन से बायोडाइवर्सिटी कम होता है। क्योंकि कारण क्या होता है कि ठंडी के दिन में जो है, सपोज मान लो कहीं पे रीजन में ठंडी के दिन में -10 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और गर्मी के दिन में 30 डिग्री टेम्परेचर चल जाता है, तो कोई एक ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा जो -10 पे भी जिंदा रहे और 30 पे भी जिंदा रहे। तो होगा क्या कि गर्मी के दिन में कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे जो 30 वाले होंगे, और ठंडी में कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे जो 10 वाले होंगे। तो जो गर्मी वाले होंगे वो ठंडी में मर जाएंगे, जो ठंडी वाले होंगे वो गर्मी में मर जाएंगे। तो सालों भर आपका जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगा। और कोई रीजन है जहां पे कि ठंडी गर्मी सब जगह 21 से 25 कहीं डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो जो गर्मी में रहेगा वो ठंडी में भी रहेगा, तो वहां पर का जो नंबर ऑफ स्पीसीज होगा वो ज्यादा होगा। समझ रही बातें? तो जितना ज्यादा सीजनल वेरिएशन होगा, डायरनल वेरिएशन होगा, बायोडाइवर्सिटी उतना कम होगा। जितना ज्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर होगा कहीं पे भी, उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कम होगा। माने कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाए ठंडी या गर्मी में कभी भी, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी कम होगा। कहीं पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, वहां भी बायोडाइवर्सिटी कम होगा। मतलब कि मीन टेम्परेचर और रेनफॉल वाले रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है। और इस दो कारणों से जो बायोडाइवर्सिटी चेंज होता है वो दो फैक्टर्स से चेंज होता है। कौन कौन सा फैक्टर्स? तो एक होता है लैटिट्यूड और दूसरा होता है एल्टीट्यूड। ये दो मेजर ग्रेडियंट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। समझ आ रही बातें? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ये दो मेजर्स होते हैं जो कि आपको ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के इंक्रीज करने से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल। क्योंकि जैसे ही लैटिट्यूड जो है बढ़ता है तो टेम्परेचर घटता है और सीजनल वेरिएशन बढ़ता है। तो लैटिट्यूड के बढ़ने से टेम्परेचर जो है घटता है और वेरिएशन जो है बढ़ता है। तो वेरिएशन बढ़ना भी लाभदायक नहीं होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होना भी लाभदायक नहीं होता है। इसीलिए लैटिट्यूड के बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी घटता है। समझ में आ रही बात है? विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। एल्टीट्यूड से क्या होता है? एल्टीट्यूड जब भी बढ़ेगा तो भी बायोडाइवर्सिटी घटेगा। बायोडाइवर्सिटी जो है घटता है एल्टीट्यूड के बढ़ने से, क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर घटता है और वेरिएशन बढ़ता है। तो ये दो कंडीशन जो है वो इन दोनों पे लागू होता है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं, ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। कोई दिक्कत? बाकी जितने भी आपको ग्रेडियंट्स दिखेंगे वो जो है इसी के वेरिएंट्स होंगे। मेन यही दो ग्रेडियंट मेजर होते हैं जिसके बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी डिसाइड होता है। कोई दिक्कत? राइट। इन्वायरमेंटल कंडीशंस तो पता ही है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन से आपका होता है, एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमिसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ये इंडेमिसिटी क्या होती है? इंडेमिक का मतलब पता है? ये एक मेजर जो है एक बायोडाइवर्सिटी का साइन होता है। इंडेमिक का मतलब होता है लोकल, जो वहीं का इवॉल्व हुआ हो, कहीं बाहर से ना आया हो, तो उसको इंडेमिक बोलते हैं। तो इंडेमिसिटी इज अ मेजर साइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जहां भी इंडेमिसिटी ज्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी वहां ज्यादा होता है जनरली, अगर बाकी चीजें हटा दे तो इंडेमिसिटी का कंसेप्ट जो है एक इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेसिस पे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सा रीजन बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। ये हॉटस्पॉट का कंसेप्ट हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट होता है हॉटस्पॉट का, कितने तरह के हॉटस्पॉट होते हैं, इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। बट प्रेजेंटली जो कंसेप्ट ऑफ इंडेमिसिटी जो होती है, इसका मतलब होता है कि इंडेमिक प्लांट्स या इंडेमिक एनिमल्स उनको बोलते हैं जो जिस रीजन में पाए जा रहे हैं वहीं के वो इवॉल्व्ड है, वहीं के ओरिजिनल है। समझ आ रही बात है? तो उसको इंडेमिक बोलते हैं।
और कोई प्लांट्स एक्चुअल में कहीं और इवॉल्व हुआ है और वहां से उसको ला के यहां पे प्लांट किया गया है या यहां पे लाया गया है, तो वो इंडेमिक नहीं कहलाता है, वो माइग्रेटरी कहलाता है। ठीक है, तो ये इंडेमिक होता है। इंडिया इज नोन फॉर हाई इंडेमिसिटी। इंडिया में इंडेमिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई माना जाता है। ठीक है, क्यों इंडिया में हाई इंडेमिसिटी माना जाता है? क्योंकि इंडिया में 60% जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस जो 60% है, एम्फीबियंस वो इंडेमिक है। 60% एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो क्या बोलते हैं, जिसको जो लैंड वाटर दोनों जगह होते हैं उसके एम्फीबियंस बोलते हैं। तो 60% ऑफ एम्फीबियंस इन आवर कंट्री आर इंडेमिक टू आवर कंट्री। ठीक है, 53% ऑफ फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश, जितने भी फिश इंडिया में पाए जाते हैं तो उसके 53% जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं वो इंडिया में इंडेमिक होते हैं, भारत के अपने यहां के ओरिजिन है। ठीक है, 10% जो है ऑफ मैमल्स, इंडिया में जितने मैमल्स पाए जाते हैं उसके 10% जो है वो इंडेमिक है, इंडेमिक है। जितने भी इंडिया में मैमल्स पाए जाते हैं उसके 10% जो है इंडिया के यहां के ओरिजिन है, इंडेमिक है। 33% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो है लेवल ऑफ इंडेमिसिटी है, जो हम बात कर रहे हैं अभी इंडिया में लेवल ऑफ इंडेमिसिटी की बात कर रहे हैं। 33% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया, फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया आर इंडेमिक। इन इंडिया आर इंडेमिक। समझ में आ रही बातें? ये इंडिया की लेवल ऑफ इंडेमिसिटी है और यही कारण है कि इंडिया जो है एक मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, वो हम आगे बात करेंगे। एम्फीबियन 60%, 53% फ्रेश वाटर फिश, 10% मैमल्स, 33% फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इंडिया के इंडेमिक होते हैं। अब मेजर रीजन्स इंडिया के कौन से हैं इंडेमिक के? मेजर जो रीजन्स है इंडिया पे जहां पे कि ह्यूज इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, उसमें आपका सबसे पहला रीजन हो जाएगा, वो हो जाएगा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वो हाई इंडेमिक माना जाता है, यहां के जो स्पीसीज होते हैं वो बहुत ज्यादा इंडेमिक होते हैं इंडिया के, वेस्टर्न घाट। दूसरा होता है ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज के जो रीजन होते हैं वो भी हाई इंडेमिक माने जाते हैं, इनकी भी इंडेमिसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तीसरा होता है वेस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज मतलब असम अरुणाचल वाला रीजन हो गया, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, मेघालय, ये सब आ जाएगा ईस्टर्न हिमालयाज में। वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज भी हाईली इंडेमिक रीजन है, यहां भी बहुत सारे स्पीसीज इंडेमिक होते हैं। और चौथा होता है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स। ये जो 4 रीजन होते हैं इंडिया के, दीज आर नोन फॉर वेरी हाई इंडेमिसिटी। समझ में आ रही बात है? ये हाईली इंडेमिक, यहां के स्पीसीज बहुत ज्यादा यहां के ओरिजिन होते हैं। ठीक, तो ये मेजर रीजन है इंडिया के, आप याद रखना। कंसेप्ट ऑफ इंडेमिसिटी क्या होती है? ठीक है, इंडेमिसिटी से बायोडाइवर्सिटी डिटरमाइंड होता है। ठीक, कि कैसा इंडेमिसिटी है इंडिया में, कितना, ये आपको पता है। सबसे ज्यादा एम्फीबियंस इंडेमिक है यहाँ इंडिया के, उसके बाद फ्रेश वाटर फिश इंडेमिक्स है इंडिया के, फ्लावरिंग प्लांट्स इंडेमिक है इंडिया के, मैमल्स है इंडेमिक इंडिया के कुछ। तो ये जो है मेन 4 रीजन है जहां इंडेमिक है इंडिया के। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ इंडेमिसिटी, ये भी एक मेजर होता है बायोडाइवर्सिटी का। कोई दिक्कत? गुड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या क्या यूजेज हैं, यानी सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी के। देखो, जो भी सिग्निफिकेंस बायोडाइवर्सिटी के या फिर इकोसिस्टम में आप पढ़े थे तो एक तरह से वैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको स्पेशली कभी बायोडाइवर्सिटी का यूजेज पूछा जाए तो उसको आप 3 भागों में बांट देना। एक होता है इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा होता है बायोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
और तीसरा होता है कल्चरल सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल्चरल सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तीन जो है यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं। कौन कौन से? इकोसिस्टम सर्विसेज, बायोलॉजिकल सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम में जो भी आपने प्रोमोटिव और रेगुलेटिंग जो फंक्शन इकोसिस्टम में हमने बात करी थी, वो सारा आपका इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। जिसमें क्या क्या हो जाएगा आप वन बाय वन बताओ। क्लाइमेट रेगुलेशन, गुड, क्लाइमेट रेगुलेशन और ओके प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। देखो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग को आइडिया है बट एक्सप्रेस करने के लिए टर्म सीखो। डिजीज रेगुलेशन टर्म यहां पे यूज नहीं होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज बोलो, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज आउटब्रेक। हाँ खैर कोई नहीं, अभी नया है, इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं, धीरे धीरे आ जाती है खुद ही। प्यूरिफिकेशन, ठीक, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बोलो, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इकोलॉजिकल बैलेंस और बोलो रेगुलेट्स, रेगुलेशन ऑफ, हाँ ठीक है, इकोलॉजिकल रेगुलेशन वही आ जाएगा, ठीक है, और कार्बन स्टोरेज एंड रिडक्शन, ठीक है, हो जाएगा वो। क्या क्या प्रिवेंट, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, चलो ठीक है, वही है, गुड। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है, प्रिवेंशन अगेंस्ट फ्लड एंड सुनामी। क्या किस, तो मैंने बोला था कि सपोर्टिंग और रेगुलेटिंग दोनों फंक्शन ये इकोसिस्टम सर्विसेज में आप डाल देना। सपोर्टिंग और रेगुलेटिंग दोनों फंक्शन आप इकोसिस्टम सर्विसेज में डाल देना, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इकोसिस्टम सर्विसेज में कि बायोडाइवर्सिटी जो है इन द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम होलिस्टिकली कैसे सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका इकोसिस्टम सर्विसेज, सारा कुछ इसमें आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन, रेगुलेशन, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है, प्रिवेंशन अगेंस्ट द फ्लड एंड कोस्टल इरोजन एंड एनी काइंड ऑफ इरोजन, ये सब चीज जो है इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा आएगा बायोलॉजिकल सर्विसेज। बायोलॉजिकल सर्विसेज में क्या क्या होगा? बायोलॉजिकल सर्विसेज में आपका आ जाएगा एज ए फूड, एज ए मेडिसिन, एज ए टिम्बर एंड वुड, एज एन एनर्जी रिसोर्स, ये सारा चीज इसमें बायोलॉजिकल रिसोर्स में आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा इसको डिटेल में जानना कि एज ए बायोलॉजिकल रिसोर्स में हम क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि सिंपली फूड लिखना जो है ये आपको मतलब ज्यादा डेप्थ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी जब भी आप बात करोगे तो अब जैसे बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे भी होता है, स्पेसीज लेवल पे भी होता है ना। तो जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे थोड़ा सा बात करना, जैसे एग्रीकल्चर का ले लो, जेनेटिक वेरिएशन ऑफ क्रॉप्स जो होता है, जेनेटिक वेरिएशन ऑफ क्रॉप्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जेनेटिक वेरिएशन ऑफ क्रॉप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ऑन आवर अर्थ। मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशंस, चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी हमारे जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो डिफरेंट जीन्स ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस के थाउजेंड्स ऑफ जीन्स ऑफ क्रॉप्स राइस के होते हैं, व्हीट के होते हैं, तो इनका जेनेटिक वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है फूड सिक्योरिटी को वर्ल्ड में इंश्योर करने के लिए। अगर इनकी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती तो चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्रॉप फेलियर होके और फूड स्कार्सिटी पूरे अर्थ पे हो जाता। समझ में आ रही बात है? तो इनका जो रेसिस्टेंट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन ऑफ द वेरियस फूड क्रॉप्स। सिंपली ये बोलना कि हाँ फूड प्रोवाइड करता है, तो उसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जेनेटिक वेरिएशन ऑफ फूड क्रॉप्स पे आप फोकस करना, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको। उसके बाद अगर फूड क्रॉप्स में और डिटेल में थोड़ा जानना है तो आप ध्यान रखना कि मात्र 20 फूड क्रॉप्स जो होते हैं वो 85% ऑफ द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। मात्र 20। 3 फूड क्रॉप्स, व्हीट, राइस और कॉर्न, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को फीड करते हैं वर्ल्ड के। समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से कैसे फूड के लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, एक जेनेटिक लेवल पे और एक स्पेसीज लेवल पे, दोनों लेवल पे आप बात करना,
समझ में आ रही बात है? जेनेटिक वेरिएशन से क्या फायदा है, कैसे फूड स्कार्सिटी को प्रिवेंट करता है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, वो जेनेटिक वेरिएशन में आप बात कर लोगे, राइट। इंडिया में जो है हर जगह राइस होता है, ठीक है, विंटर राइस भी होता है, पहाड़ों पे भी राइस होता है, नीचे जो है कावेरी डेल्टा में भी राइस होता है, छत्तीसगढ़ में भी राइस होता है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में भी राइस होता है। वाई? बिकॉज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से पूरे कंट्री जो है कल्टीवेट कर रहा है राइस, तो इससे क्या है, फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ इंश्योर हो रही है। तो ये भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी ये है। समझ में आ रही बात है? ठीक। अब एज ए मेडिसिन ये हो गया फूड के रूप में, तो एज ए फूड एंड एग्रीकल्चर, एज ए फूड हो गया, एज ए मेडिसिन हो गया। एज ए मेडिसिन ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का। देखो 120 मात्र, अभी जो 120 प्लांट स्पेसीज हैं, ठीक है, स्पेसीज हैं, इससे हम 60% ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अभी हम यूज करते हैं 120 प्लांट से मात्र, ठीक है। मतलब कि इसकी आप पोटेंशियल देखोगे एज ए मेडिसिन हम कितना यूज कर सकते हैं इसको। अभी मात्र 120 प्लांट स्पेसीज को हम यूटिलाइज करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। अगर हम पूरे बायोडाइवर्सिटी को यूटिलाइज करने लगे, जो आयुर्वेदा यूटिलाइज करता था, जो एंशिएंट मेडिसिन का जो यूज करता था, तो आप समझ सकते हो कि कितना पोटेंशियल है एज ए मेडिसिन यूज करने के लिए आपको बायोडाइवर्सिटी का। समझ में आ रही बात है? अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे क्विनीन। क्विनीन किससे बनता है? सिंकोना ट्री के बार्क से। क्विनीन किसके लिए यूज करते हैं? मलेरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है। तो सिंकोना ट्री के बार्क से हम क्विनीन बनाते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज ए मेडिसिन। मॉर्फिन, मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक होता है, वो भी प्लांट डिड्यूस्ड होता है, राइट। मॉर्फिन इज अ काइंड ऑफ एनाल्जेसिक विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। उसके बाद फिर आपको टैक्सोल, टैक्सोल एक दवाई होता है, TAXOL, टैक्सोल। ये एंटी कैंसर ड्रग है। दिस एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ यू ट्री, YEW, यू ट्री, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स है जहां की हम यूज करते हैं प्लांट स्पेसीज को एज ए मेडिसिन। 120 प्लांट स्पेसीज को जनरली अभी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है प्लांट स्पेसीज को यूज करने के लिए इन फार्मास्यूटिकल्स। समझ में आ रही बात है? तो एज ए फूड हो गया, एज ए मेडिसिन हो गया, एज ए वुड एंड टिम्बर, एज वुड। वुड के रूप में आप जो है सॉफ्टवुड ट्रीज को देखोगे तो किसके लिए यूज करते हैं? पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। हार्डवुड ट्रीज के लिए देखोगे तो उसके लिए फर्नीचर में यूज करते हैं हम, ठीक है। डेसिडुअस ट्रीज के लिए देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेसिडुअस ट्रीज हम यूज करते हैं अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए एंड फर्नीचर के लिए। तो एज ए वुड आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मेन हमारा ये होता है। अब एक इंपॉर्टेंट इसमें बड़ा ही कंसेप्ट होता है एनर्जी रिसोर्स, कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो देखो बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं, प्लांट स्पीसीज विच कैन बी कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। जैसे कि जट्रोफा प्लांट्स को हम कल्टीवेट करते हैं बायोडीजल के लिए, ठीक। उसी तरह से हम बहुत सारे एल्गी को कल्टीवेट कर सकते हैं फॉर बायो मिथेनॉल एंड बायो इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल, बायोडीजल, ये सब हम एक अलग हम कंटेम्पोररी इश्यूज में बात करेंगे हम एनर्जी क्रॉप्स की या बायो एनर्जी को, बायोफ्यूल को। तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से स्पीसीज जो होते हैं वो हम एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तो वहां भी आप एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी का उसमें डाल सकते हो कि एनर्जी के रूप में कैसे यूज करते हैं, फूड के रूप में कैसे यूज करते हैं, मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, कैसे वुड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? लास्ट, कल्चरल एंड एस्थेटिक। कल्चरल एंड एस्थेटिक में आप जो भी इकोसिस्टम के बारे में जान रहे हो कि कैसे कल्चरल हम यूज करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, आपको बस इसमें केवल ये अंतर देखना है कि जो टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए, ये सब तो आप जानते ही हो, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज होते हैं जो एस्थेटिक होते हैं, सैक्रेड होते हैं, जिनको कि हम अपने आस्था से जोड़ते हैं। जैसे कि पीपल ट्री, खेजरी ट्री, नीम ट्री, ठीक है। स्नेक्स की हम पूजा करते हैं, एनिमल्स में गाय की पूजा करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? एस्थेटिक हमारे एस्पेक्ट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो एस्थेटिकली इंसान का जो सोच होता है, इंसान की जो एस्थेटिक थिंकिंग होती है, इसको प्रिजर्व करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात है?
तो उसको भी आप एग्जाम्पल्स के तौर पे दे सकते हो बायोडाइवर्सिटी के। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को क्या थ्रेट है? ठीक है, अभी तक बायोडाइवर्सिटी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज समझ गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को किन किन चीजों से थ्रेट है। ठीक है, जब भी आप थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी करोगे तो उसको दो भागों में बांट दोगे, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल थ्रेट और मैन मेड थ्रेट। नेचुरल और मैन मेड थ्रेट। नेचुरल थ्रेट में जैसे कि आपको वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, डिजीज आउटब्रेक हो गया, इस तरह का कोई भी मिटियोरिक स्ट्राइक हो गया, ठीक है, इसकी वजह से जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, थ्रेट होता है, वो नेचुरल थ्रेट में आता है। लेकिन नेचुरल थ्रेट की क्या खासियत होती है कि नेचुरल थ्रेट जो कभी भी इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीट खत्म नहीं करती है, उससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी खुद में खुद रिप्लेनिश कर जाता है। ठीक है, मतलब नेचुरल चीजों से अगर कुछ बर्बाद होता है तो वो टाइम के साथ रिप्लेनिश कर जाता है। दिक्कत तब होती है जब इंसान उसमें जो है ऐड करने लगे थ्रेट को। जब इंसान इंटरफेरेंस मैन का बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है वो इरिपेरेबल होता है। ठीक है, जो नेचुरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है वो रिपेरेबल होता है, लेकिन जो मैनमेड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी होता है, वो इरिपेरेबल होता है। तो जब भी हम थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो नेचुरल की बात हम करते ही नहीं है। नेचुरल से हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल जो है हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है मैनमेड थ्रेट। तो मैनमेड थ्रेट की जब भी हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, तो तीन चार इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं, तीन चार इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है उसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ एक चीज याद रखना है कि कौन सा रीजन जो है सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो जो मेन रीजंस हैं उसमें सबसे पहले जो आता है जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए या एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज के लिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो अल्टीमेट जो मीनिंग होता है वो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज होता है। स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट कर गई, वो सबसे बड़ा लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी को, और वही चीज हमें देखना होता है, बचाना होता है। तो सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, कोई भी बायोडाइवर्सिटी का जब आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर देते हो तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और सबसे सिग्निफिकेंट रीजन होता है। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में कई सारी चीजें आ जाएंगे, जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अपने आप में हैबिटेट होता है, तो आप डिफॉरेस्टेशन कर दिए, पूरी तरह से फॉरेस्ट को ही खत्म कर दिए, आग से जला दिए, तो ये क्या हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। कोई मान लो वेटलैंड है, तो आप क्या कर दिए, वेटलैंड को भर के और जमीन बना दिए, रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड, रिक्लेमेशन ऑफ वेटलैंड। तो ये एक्चुअली में एक तरह का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा सबसे मेजर कॉज है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, तो सबसे पहले आप हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का एग्जांपल देंगे। कोई दिक्कत? दूसरा जो मेजर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक या एलियन स्पीसीज। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। ठीक है, एक्सोटिक स्पीसीज क्या होता है कि जब किसी इकोसिस्टम में किसी बाहर के स्पीसीज को हम लाके और रख देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी इकोसिस्टम में। सपोज मान लो ये इकोसिस्टम में है, इसका अपना जो है सारा कुछ मैकेनिज्म है, कहीं और से किसी स्पीसीज को लाके हमने यहां पे रख दिया, अगर ये एक्सोटिक निकला, एक्सोटिक का मतलब होता है कि वो स्पीसीज जो है रेसिस्टेंट टू वेरियस कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग इनफ, डोमिनेटिंग, प्रीडेटरी। तो
तो ये एक्सोटिक का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अलग से हम एक टॉपिक ही बात करेंगे एलियन स्पेसिस पे, एक्सोटिक स्पेसिस पे, कितने तरह का होता है, क्या उससे लॉस होता है, क्या ये चीज होता है। देखो हम बोले थे कुछ हम लोग करंट इश्यूज डिस्कस करेंगे, तो ये करंट इश्यूज में ही बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना हम लोग 2 क्लास करेंगे, तो उसमें इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है एक्सोटिक स्पीसीज की, इसमें जब एंटर करता है तो यहां के जो लोकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये धीरे 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 एलिमिनेट करने लगता है और खुद डोमिनेट करने लगता है, और खुद डोमिनेट करते करते इस पूरे रीजन से बहुत सारे स्पेसीज को एक्सटिंक्ट कर देगा। समझ में आ रही बातें? कुछ अगर ऐसे यहां पे स्पेसीज हैं जो यहीं के इंडेमिक है और कहीं नहीं पाए जाते हैं, तो वो तो पूरे अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो धीरे 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 ये एक्सोटिक स्पेसीज डोमिनेट करके अब बहुत सारे स्पेसीज को एलिमिनेट कर देगा। जो इससे कंपटीशन करके सरवाइव कर सकता है वो बचेगा, और वो बहुत कम ही होते हैं, और मैक्सिमम जो है वो नहीं इसके सामने कॉम्पीट कर पाते हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक और एलियन स्पीसीज, जो सेकंड मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज होता है। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? तो ये होता है, जैसे इसका एग्जांपल है कि लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च करके एक प्रीडेटरी फिश को इंट्रोड्यूस किया गया। लेक विक्टोरिया कहां है? अफ्रीका में है, जहां से नाइल रिवर निकलती है। ठीक है, तो अफ्रीका में लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च करके एक प्रीडेटरी फिश को इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ दिन बाद देखा गया कि धीरे धीरे जो भी उस लेक की जो ओरिजिनल स्पेसीज थी वो धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगी, क्योंकि वो इतना एक्सोटिक स्पेसीज था नाइल पर्च कि धीरे 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 पूरे पॉपुलेशन, पूरे उनके बायोडाइवर्सिटी को ही खत्म करने लगा और खुद डोमिनेट करने लगा। तो इस तरह के बहुत सारे घटनाएं पूरे वर्ल्ड में हुए हैं। हम लोग जब यूकेलिप्टस ट्रीज को लेके आए ऑस्ट्रेलिया से, तो यूकेलिप्टस ट्रीज को लेके आए ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो यूकेलिप्टस ट्रीज के इंट्रोड्यूस करने के बाद पता चला कि धीरे धीरे जो हम लोग का ओरिजिनल स्पेसीज है वो गायब होने लगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था कि पूरे रीजन का पानी को सक कर लेता था, और धीरे 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 जो प्लांट स्पीसीज अगल बगल के हैं वो खत्म होने जाते थे और वो डोमिनेट करने लगता था। तो यूकेलिप्टस जो है एक तरह का डोमिनेटिंग एक्सोटिक स्पीसीज हो गया इंडियन प्लांट बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे हुए हैं जहां कि हमने इंट्रोड्यूस किया और इसकी वजह से इस तरह के हो गए। बहुत सारे तो इंट्रोड्यूस जो है जानबूझ के किया जाता है और बहुत गलती से इंट्रोड्यूस हो जा सकते हैं होते हैं। जैसे अमेरिकन ग्रास, भारत में जो है व्हीट इंपोर्ट किया गया अमेरिका से, साथ में ग्रास आ गया। वो ग्रास इंडिया में जब आया तो वो एक्सोटिक स्पेसीज बन गया। वो धीरे 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 सारे ग्रास कम्युनिटीज को खत्म करने लगा इंडिया में। तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज। क्लियर है? बहुत बार क्या होता है ना कि ओशन इकोसिस्टम में ये बहुत होता है। ओशन इकोसिस्टम में जो ये पनडुब्बी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी उनको सरफेस पे आना होता है तो वाटर को छोड़ते हैं, और जब भी अंदर जाना होता है तो वाटर भर लेते हैं अपने अंदर ताकि ये भी हो जाए। तो जैसे ही वाटर भर लेंगे ये, तो वो अंदर चले जाएंगे पानी के और चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। जब उनको ऊपर उठना है तो वाटर जो है रिलीज करेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि हजारों किलोमीटर पीछे उसने जो है वाटर अंदर लिया और नीचे चला गया, और जब वाटर अंदर लिया तो साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी अंदर ले लिया। ठीक है, और वो आगे चल के सैकड़ों हजारों किलोमीटर आगे जाके जब पानी छोड़ा तो वहां की स्पेसीज को उसने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसकी वजह से यहां के जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्टेड हो गई। तो ये जो ब्लास्ट वाटर होता है इसको बोलते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारा अफेक्टेड होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज होती है। समझ में आ रही बात है? तो ये जो है आपका थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी का सेकंड मेजर कॉज होता है। थर्ड जो होता है वो पॉल्यूशन आता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, सीक्वेंस पूछ लेते हैं ये लोग। थर्ड होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, डिस्चार्ज ऑफ वेरियस केमिकल्स इन द एक्वेटिक बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। ये मेजर कारण होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ऑयल स्पिल्स होता है। ऑयल स्पिल्स की वजह से क्या होता है, आपको कई सारे स्पीसीज जो होते हैं वो धीरे 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 उनका लॉस होने लगता है। ठीक है, या किसी तरह का केमिकल्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, ठीक है, जिनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो उसकी वजह से कई सारे स्पीसीज एलिमिनेट होते हैं। जैसे वल्चर्स एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। वल्चर्स एक्सटिंक्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन का कंसेप्ट होता है, वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, डाइक्लोफेनेक सोडियम करके एक पेन किलर होता है, डाइक्लोफेनेक सोडियम, वो जनरली केटल्स को दिया जाता है। तो केटल्स को जब डाइक्लोफेनेक सोडियम दिया जाता है, और केटल्स, वो डाइक्लोफेनेक सोडियम का क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो जो है वाटर के साथ सोलुबल होके एक्सक्रीट नहीं हो पाता है।
वो जो है ना बायोमास में अटैच हो जाता है। और जब एनिमल्स कैटल्स मरते हैं तो उनको कौन खाता है? वल्चर्स खाते हैं। तो वल्चर्स खाते हैं तो वल्चर्स के अंदर वो इंटर कर जाता है डाइक्लोफेनेक सोडियम, और वो क्या करता है? वल्चर्स के लीवर और किडनी को फेल कर देता है। और इसकी वजह से वल्चर्स धीरे 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 उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है और एक्सटिंक्शन के कगार पे आ गए हैं। इसी कारण से डाइक्लोफेनेक सोडियम का एप्लीकेशन जो है कैटल्स में अब धीरे धीरे बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। तो ये जो है एक तरह से क्या हो गया? पोल्यूशन हो गया, जो एंट्री करता है ट्रॉफिक लेवल पे भी, और इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस के लिए, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज के लिए। ये हम आगे बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये एग्जांपल आपका बेस्ट आपको मिलेगा। तो ये हाँ हाँ, अभी करंट इश्यूज में बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, जिसमें कि वल्चर्स के एक्सटिंक्शन का क्या कारण है, इस पे क्वेश्चंस भी दो बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट, आपको ये सब पोल्यूशन की वजह से एलिमिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, एक्सटिंक्शन क्या होता है, कितने तरह का एक्सटिंक्शन होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ससेप्टिबल टू एक्सटिंक्शन होते हैं, किन किन रीजन से एक्सटिंक्शन ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है ना प्रीवियस ईयर का, वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, कि आपका भी एक रिवीजन होता रहेगा। यार एक कंसेप्ट देखो, मैं बताना भूल गया कोरल रीफ में, कि इंडिया में कोरल रीफ का क्या है, कहां कहां पे पाया जाता है। चलो, मैंने वैसे तो डिस्कस किया था आपको कोरल रीफ वाले चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ? अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन। ये क्वेश्चन 2014 में आया था। कौन कौन सा रीजन जो है कोरल रीफ इंडिया में पाया जाता है, बताओ आप। अच्छा, याद है सबको, गुड। अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छाड़ और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, ये 3 रीजन्स में आपको कोरल रीफ पाया जाता है इंडिया में। बेसिकली कहां कहां इंडिया में पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार जानते हो, गल्फ ऑफ कच्छ जानते हो, गल्फ ऑफ मन्नार जानते हो। इसके अलावा कहां पाया जाता है? लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड में पाया जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड में पाया जाता है। उसके बाद आपको कर्नाटका में एक नेत्रानी आइलैंड है, नेत्रानी आइलैंड है, वहां भी हल्का फुल्का पाया जाता है। थोड़ा बहुत कोणार्क में भी पाया जाता है, कोणार्क में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। क्या? उड़ीसा। लेकिन ये बड़ा ही माइनर लेवल पे पाया जाता है। मेजर लेवल जो है ना, यही 4 होते हैं, अंडमान एंड निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और लक्षद्वीप आइलैंड। इन तीनों जगह पे बैरियर रीफ पाया जाता है। बैरियर रीफ, 3 तरह का रीफ की बात करे थे ना, कौन कौन सा? फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और हाँ, तो यहां पे बैरियर और फ्रिंजिंग रीफ पाया जाता है। मेनली बैरियर और फ्रिंजिंग रीफ पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का रीफ पाया जाता है, ये जो है इस तरह से ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और ये लक्षद्वीप जो है, यहाँ पे एटोल पाया जाता है, मेनली एटोल पाया जाता है यहाँ पे। इनके में बैरियर और फ्रिंजिंग रीफ पाया जाता है। कहीं कहीं पे फ्रिंजिंग रीफ होता है जो हल्का फुल्का पाया जाता है, जैसे रामेश्वरम के पास भी पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार के पास, पाक स्टेट में पाया जाता है। तो ये सब जो है फ्रिंजिंग रीफ पाया जाता है। और ये अंडमान एंड निकोबार साइड में थोड़ा बहुत बैरियर रीफ भी पाया जाता है। मेनली फ्रिंजिंग और बैरियर रीफ पाए जाते हैं, और वहां पे एटोल पाया जाता है लक्षद्वीप में, ठीक है। तो ये मेन होते हैं आपके, सुंदरबन में नहीं पाया जाता है, ठीक। ये बताओ, biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to higher latitudes. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to higher altitude. दोनों सही हैं, both 1 and 2। ये क्वेश्चंस 2011 में पूछा गया था, ठीक है। हाँ, 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अच्छा, ऊपर में लिखा हुआ था। ये बताओ, which of the following is the current sequence of food chain? वन या डायटम क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है। क्रस्टेशियंस के बारे में बताया था कि ये जू प्लैंक्टन होता है, और हेरिंग्स क्या होता है? ये फिश होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और फिश, ठीक है। कोई दिक्कत? ये कैसे होगा? डायटम्स को हेरिंग्स नहीं खाएगा ना, हेरिंग्स को क्रस्टेशियन। अच्छा, हेरिंग्स फिश होता है। हाँ हाँ हाँ,
तो डायटम क्रस्टेशियन और हेरिंग्स। क्रस्टेशियन ही जू प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स खाते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को फिश खाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था शायद 2014 में। ये बताओ 2018 में ये क्वेश्चन आया था। वन टू थ्री होगा इसमें। यही क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग जो है कंफ्यूज करके और क्या मार के आए थे, सेकंड थर्ड को मार के थे। मोस्ट ऑफ द कोरल लीफ आर इन ट्रॉपिकल रीजन्स जो है इसको गलत मान लिए थे, क्योंकि शंकराचार्य इसमें दिया है कि कोल्ड कोरल्स जो है वो हायर लैटिट्यूड्स में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसके बेसिस पर लोग 2 3 जो सॉरी किसका, हाँ इसमें मेनली लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या होगा। लोग इसमें 3 मार के आए थे, 3 ओनली लोग मार के आए थे, क्योंकि उनको 1 से दिक्कत थी। उनको लग रहा था कि 1 तो नहीं है बिल्कुल भी, तो लोगों ने ज्यादातर इसको बी मारा था, 3 ओनली। लेकिन बाद में यूपीएससी ने भी आंसर दिया है तो 1 2 3 ही दिया है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आप जो है कोल्ड कोरल्स वाले पे कंफ्यूज मत होना बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता ही है कि 90% स्टूडेंट शंकर आईएएस ही पढ़ते हैं। उसमें वो देने का मतलब अलग है, मतलब ये है कि अभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ये बताओ, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। टेम्परेट फॉरेस्ट विथ ग्रासलैंड्स। याद करो, कल ही तो डिस्कस किया था ना कि टीक कहाँ पाया जाता है। टीक, साल, शीशम, मैंगो कहाँ पाया जाता है, डेसिडुअस में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में पाया जाता है ये। अब मॉइस्ट ड्राई अलग दो हो जाते हैं डेसिडुअस, लेकिन डेसिडुअस तो है ना। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो पाया नहीं जाता है, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता, वो तो झाड़ झंकार होता है। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट विथ ग्रासलैंड्स वाले में नहीं पाया जाता है। मेन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। ये बताओ। ए नहीं, दोनों में से कोई एक बताओ। हाँ सी होगा। ए जो होता है वो कम्युनिटी ही होता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी होता है। और सी का एक्चुअल मतलब होता है इकोसिस्टम, क्योंकि बायोलॉजिकल कम्युनिटी टुगेदर विद द इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ये भी लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे। बहुत सारे लोगों ने इसमें ए मारा था, बहुत सारे लोगों ने इसमें डी भी मारा था। ठीक है, बट आंसर जो है ये सी होगा। ठीक है, डी फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया, ये बायोडाइवर्सिटी को बोलते हैं। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किसको बोलते हैं, बायोस्फीयर को बोलते हैं। तो ये सब चीजें बात पता होना चाहिए। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो गई, ये बायोस्फीयर हो गया, ये इकोसिस्टम हो गया, और ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। समझ में आ रही बात है? ये बताओ। हम्म, ओशंस में सबसे ज्यादा होगी। नहीं नहीं, सी होगा। मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स, मोस्ट स्टेबल ओशन बताया था, मोस्ट प्रोडक्टिव नहीं बताया था। प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में सबसे पहले फॉरेस्ट आता है, तो मैंग्रोव इज अ फॉरेस्ट, उसके बाद ग्रासलैंड आएगा, तब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आएगा। और एक्वेटिक सिस्टम में लेक्स पहले आएगा, ओशंस बाद में आएगा, क्योंकि लेक्स जो होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, ओशंस जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, तो उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है ओशंस की जितनी इसकी होती है। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए हमेशा सी होगा, मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स और ओशंस। समझे? अब प्रोडक्टिविटी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा होता है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस उसके बाद आता है, फिर जो है आपको टेम्परेट डेसिडुअस आएगा, फिर ग्रासलैंड आएगा, सवाना जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट आएगा, फिर डेजर्ट आएगा। तो वो जो था वो आपका लैंड पे था। ओशंस में भी देखोगे वाटर बॉडीज में तो लेक्स का ज्यादा होता है, ओशंस का कम होता है, और वाटर बॉडीज का जनरली जो होता है लैंड से कम होता है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट वहां पे मेजर लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है ना। बड़े रूटेड प्लांट्स तो यहाँ पे ज्यादा होते नहीं है, यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तुमको क्या लगता है?
गुड, सी होगा। ठीक है, वाटर लिमिट्स और फायर बताया था, ये मेन रीजन होता है। इसमें एक और जोड़ सकते हो आप, कौन सा तीसरा क्या बताया था मैंने? हमने इसको तीसरा बताया था कि हार्बीवोर्स, लार्ज हार्बीवोर्स जो चढ़ जाते हैं प्लांट्स को, जिराफ उराफ टाइप के। इसलिए ये तीसरा जो है इसमें बोल रहा है ना कि मतलब ट्री क्यों नहीं रिप्लेस कर रहा है ग्रासेस को, ट्रीज क्यों खत्म हो जाते हैं ग्रासलैंड्स में। तो एक तो कि ट्रीज होते ही कम है वाटर लिमिट की वजह से, जो होते हैं वो भी डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, एक फायर की वजह से और एक लार्ज हार्बीवोर्स की वजह से जो चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन इसका कारण है। हाँ, ओवर ग्रेजिंग टर्म्स तो अलग हो गया, ये लार्ज हार्बीवोर्स को ओवर ग्रेजिंग होता है ग्रासलैंड्स में ग्रास खत्म करने के लिए। ठीक है, ये बताओ। फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड तो है ही नहीं। अब फर्स्ट एंड सेकंड जिसमें है उसमें 3 भी है, 1 2 3 होगा। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ इपीफाइट्स, हमने बोला ही था कि यार इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में वुडी क्लाइंबर्स और इपीफाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो ब्रांच के ऊपर होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि सनलाइट उनको नहीं मिलेगी नीचे में, तो इसलिए वहीं से ग्रो करके ऊपर चले जाते हैं, समझे? तो इसलिए ये इपीफाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, या वुडी क्लाइंबर्स भी। ठीक है, ग्रासेस बोलेगा बहुत ज्यादा होते हैं तो गलत हो जाएगा, ग्रासेस ज्यादा नहीं होते हैं। ये भी 2011 में पूछा था। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, क्लियर हो जा रहा है? तो मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। एक बार इकोलॉजी एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेटिव पार्ट हो जाएगा ना, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या फिर जैसा भी ना 100 क्वेश्चंस का एक आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा एमसीक्यू टाइप का, तो उससे आप करके देखना कि कितना कर पा रहे हो। ठीक है, एक बार रिवीजन करने के बाद जितना हमने बता दिया उसको रिवाइज करके। तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकी कल नेक्स्ट क्लास में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे जितने भी होंगे। ठीक है, तो बाकी अपना रिवाइज भी पीछे का भी करते रहना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पहले के भी होंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, राइट?